नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांग। दोस्तों 24 का चुनाव करीब आ रहा है और भाजपा का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन तेजी से अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन का मुख्य दल यानी कांग्रेस अब कई मुद्दों को लेकर के सरकार को आड़े हाथ लेने लगी है। कई सारे मुद्दे हैं। राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में कई सारे मुद्दों को धार दे रहे हैं, कई सारे मुद्दों को उठा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज अग्निपथ का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। आप जानते ही हैं अग्निपथ की वजह से ऐसे युवा जो रोजगार से वंचित रह गए थे, 1.5 लाख उन युवाओं की संख्या आंकी गई है जिनको अग्निपथ की वजह से सेना में भर्ती नहीं किया गया। उनकी प्रक्रिया तो पूरी हो गई दोस्तों, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई। इसको लेकर के उन युवाओं ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और अब कांग्रेस ने एक बार फिर से उनका मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में युवाओं को न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की है। तो इस मामले में आज दोस्तों कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और उनके साथ ही में सचिन पायलट और हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। तो पहले दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा और पत्र खड़गे जो लिखे हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में क्या कुछ है, आइए देख लेते हैं। पहले एक साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। तो ये देखिए दोस्तों, पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी और इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आप जानते हैं, उनको पत्र लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष ने और युवाओं जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है उनकी समस्या का उन्होंने उल्लेख किया और राष्ट्रपति जी से उन्होंने न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की है। तो दोस्तों ये अग्निपथ का मुद्दा एक और, जहां अग्निपथ की वजह से जो रोजगार नहीं मिल पाया, कांग्रेस एक तरफ इस मुद्दे को धार देने में लगी हुई है। दूसरी ओर यूपी में हाल ही में एआरओ भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक होने की आशंकाएं जाहिर की गईं। युवा लगातार इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रयागराज में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। लोक सेवा आयोग के सामने लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, जैसा कि यूपी पुलिस वाले भी मामले में भी वो धरने पर बैठे रहे थे और उसके बाद सीएम योगी ने आदेश दे दिया कि भाई परीक्षा कैंसिल करा दी जाए। इसी तरह एआरओ भर्ती परीक्षा के भी जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो वो भी लगातार धरना दे रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो डिटेन कर रहे हैं, युवाओं को थाने में ले जा रहे हैं और खदेड़ रहे हैं युवाओं को, और जो युवा अपनी मांग सामने रख रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। तो ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उन्होंने किस तरीके से सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी तस्वीरें देखकर विचलित करने वाली है। उसकी तस्वीरें देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है। उनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है,
पुलिस लाठियों से भांज रही है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनका क्या गुनाह है? वो रोजगार मांग रहे हैं, वो जायज मांग लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं। 9 करोड़ उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में डालकर सरकार पूरी तरह से निरंकुश पुलिस से इन युवाओं को पिटवा रही है। अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, 411 पद थे, 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। एक पद के लिए 3500 के करीब लोग। आशंका है कि पेपर लीक हो गया था। जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे हैं कि री एग्जाम करा लीजिए। सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जायज मांग जब कर रहे हैं युवा, तो उनको पुलिस से पिटवाने का, फोन छीनने का, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। तो ये आपने देखा, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात रख रही थी और उन्होंने जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो एक और जहां कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर धार देने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के दल लगातार सीट शेयरिंग को लेकर भी कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। और अब खबर सामने आ रही है कि आज ही जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष वकीर रसूल, इनका शायद नाम है, मुझे नाम कन्फर्म नहीं है, रसूल नाम है उनका। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, जम्मू कश्मीर में भी सीट शेयरिंग को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही हम सीट शेयरिंग घोषित कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बंगाल में भी इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है और वहां भी जल्द ही ममता बनर्जी के साथ भी सीट शेयरिंग घोषित हो सकती है। अभी हालांकि वहां ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच पंजाब के अलावा अब केरल से भी एक खबर आ गई कि इंडिया गठबंधन का एक सहयोगी दल सीपीआई ने भी कांग्रेस के ही सांसदों के खिलाफ वहां केरल में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इससे पंजाब के बाद अब केरल में भी इंडिया गठबंधन में जो दरार की खबर है वो सामने आई। हालांकि सीपीएम में बोल रहा था, सीपीआई नाम है उसका। सीपीआई जो है वो बहुत वहां वर्चस्व वाली पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सीटों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है और यदि वो कांग्रेस के सामने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है तो आगे चलकर इससे इंडिया गठबंधन को वहां नुकसान भी हो सकता है। तो एक और, हालांकि केरल सीपीआई ने अभी सिर्फ चार ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है। हालांकि इन सबको बातों को छोड़ दे तो उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में कई राज्यों में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और आगे भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। तो हरियाणा, दिल्ली में आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता होती है और वहां वो सीट शेयरिंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता ये भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उन पर दबाव बना रही है कि भैया सीट शेयरिंग की इंडिया गठबंधन से आप हट जाओ, नहीं तो आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। आज ही सोमवार को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया और केजरीवाल ने इस समन को भी ठुकरा दिया। उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा समन को ठुकराने के मामले में, उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट आदेश देगी तो हम जरूर पेश हो जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं केजरीवाल को। हाल ही में यूपी के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। हालांकि आप लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा उस पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रही है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को ईडी की ओर से एक बार फिर नोटिस मिला, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि क्या ईडी या सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ईडी के सामने पेश होने का आदेश देगी तो मैं पेश होऊंगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका मकसद है कि गठबंधन तोड़ दो, लेकिन हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है। इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। थैंक यू सर। यानी अगर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही माना जाए तो यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा के जबरदस्त दबाव के बावजूद आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी हरियाणा, दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है।
तो ये आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी हमारी कि दिल्ली में किस तरीके से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ में किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत है। और केजरीवाल का जो आखिरी की जो लाइन थी वो काफी अहम है कि हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। यानी कि ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर अब धीरे धीरे कहानी पहुंच रही है कि एक और जहां प्रेशर पॉलिटिक्स की खबरें सामने आ रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, भाई प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप गठबंधन छोड़ दीजिए नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली दिल्ली, हरियाणा की। और अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं, भी हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से निकली है। यूपी के कई जिलों से होकर ये यात्रा आगरा होते हुए राजस्थान पहुंच चुकी है, जहां अब ये विराम पर है। यूपी में आखिरी मोमेंट पर, या आप कह सकते हैं आखिरी जिले आगरा में इस यात्रा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी साथ मिला और जबरदस्त भीड़ आगरा में दिखाई दी। और अब आज सोमवार को ही समाजवादी पार्टी ने अब इस यूपी में इंडिया गठबंधन का गाना भी जारी कर दिया है। एक पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद फिर अपनी बात को आगे रखेंगे। हाल ही में यूपी में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, जिसने देश की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी। पहले सीट शेयरिंग हुई, उसके बाद जब यात्रा आगरा पहुंची तब यहां मौजूद लोगों ने राहुल अखिलेश का जोरदार तरीके से स्वागत किया। दोनों ही नेताओं ने आगरा से मोहब्बत का पैगाम दिया और इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भी मुहर लगा दी। अब समाजवादी पार्टी ने यूपी में इंडिया गठबंधन का गाना भी जारी कर दिया है। गाने में राहुल अखिलेश का जिक्र है। गाने की मुख्य लाइन है, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। जाहिर है कि यूपी में कांग्रेस 17 तो वहीं सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों के बीच एक लंबी चर्चा के बाद इस फॉर्मूले पर सहमति बन पाई। देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उन्हें इसका कितना फायदा मिलता है। तो ये आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने आज एक गाना भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। गाने बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं चुनाव में दोस्तों, आप जानते ही हैं भाजपा इस मामले में बहुत आगे रहती है। गाने और तरह तरह के योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए तरह तरह के जो एडवर्टाइजमेंट भाजपा बनाती रहती है और ये जनता में बहुत ज्यादा असर करते हैं। ये काफी देखा भी जाता है जमीनी स्तर पर। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी हालांकि नए नए गाने लॉन्च करती रहती है, लेकिन जब से अखिलेश और राहुल मिले हैं और उसके बाद ये गाना काफी अहम हो जाता है। खैर, तो आपने यूपी में देखा किस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी इस समय काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। और जब हम पहुंचते हैं अब यूपी के आगे बिहार में कुछ दिनों पहले न्याय यात्रा निकली थी 2 चरणों में। पहले बंगाल से जब आई थी तब बिहार में आई थी और उसके बाद ये यात्रा जब छत्तीसगढ़ से यूपी की तरफ आ रही थी तब बिहार होकर ही आई थी। यानी बिहार में 2 चरणों में ये यात्रा रही और दूसरे चरण में इस यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी साथ मिला। और अब तेजस्वी यादव बिहार में भाई साहब गर्दा सा उड़ाए हुए हैं। इतनी जबरदस्त भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ रही है और वो इस समय आपको बता दें जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। अब इस यात्रा का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है और इस यात्रा में ऐसी जबरदस्त भीड़ दिखाई पड़ रही है जो इस बात का साफ संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार के पलटने से आरजेडी को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कैसे फायदा होता हुआ दिख रहा है, किस तरीके के वहां से दृश्य सामने आ रहे हैं, देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। 12 फरवरी 2024 मौका था बिहार विधानसभा में नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा का। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि उनके सरकार बनाने की संभावना नहीं है और अब उन्हें जनता के बीच जाना है। अध्यक्ष बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना, आज ही ना मौका मिला। इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता। सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है। तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं। और उसके बाद 20 फरवरी से तेजस्वी यादव जनता के बीच दिखने लगते हैं। तेजस्वी यादव ने फिर 20 फरवरी से बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू की, जिसने हाल ही में अपना पहला चरण समाप्त कर लिया।
पहले चरण में ये यात्रा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, बक्सर, गया, नालंदा जैसे जिलों से होकर गुजरी थी। हर जिले में तेजस्वी की इस यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिला और अब उनकी इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान तेजस्वी सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, बरौनी जैसे जिलों से होते हुए पटना आएंगे। तेजस्वी हर जिले में अपनी महागठबंधन की सरकार का उल्लेख करते हुए लोगों का तगड़ा समर्थन हासिल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वे हर दिन करीब 15-16 घंटे तक यात्रा कर रहे हैं। दिन हो या रात, उनकी यात्रा नहीं थमती। को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी की यात्राओं में इतनी भीड़ उमड़ कैसे रही है, लोग इतना प्यार क्यों तेजस्वी को दे रहे हैं। इसके पीछे वो 17 महीने हैं जब तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम रहे। माना जा रहा है कि इतने कम समय में उन्होंने बिहार में 4 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे तेजस्वी ने युवाओं के दिल में गहरी पैठ बना ली। तेजस्वी लगभग हर रैली में महागठबंधन की सरकार द्वारा दी गई नौकरियों का जिक्र जरूर करते सुने जा सकते हैं। हालांकि उनके परिवार के ऊपर कई कथित घोटालों को लेकर जांच चल रही है, लेकिन उन जांचों का असर तेजस्वी की लोकप्रियता में पड़ता हुआ ज्यादा नहीं दिख रहा। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के पहले नेता हैं जो महज 9 दिनों में पूरे बिहार को सड़कों से नाप रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश को साथ लाने के बावजूद भाजपा के लिए बिहार फतह करना कतई आसान नहीं रहने वाला। तो ये देखा आपने दोस्तों, बिहार में किस तरीके से जनविश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं और 28 तारीख को ये यात्रा पटना में आकर समाप्त होगी। और इस यात्रा में मौजूद दोस्तों ये भीड़ बता रही है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वो भीड़ बता रही है कि लोग अब राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों से हटकर रोजगार, शिक्षा, अस्पताल जैसे मुद्दों पर वोट देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे जो है ये आरजेडी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के जो कई दल हैं वो उठा रहे हैं और सरकार को इन सब मामलों को लेकर घेर भी रहे हैं। आखिरी में दोस्तों एक बात मैं रखना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की एक खासियत मैं देख रहा हूं कि इस गठबंधन में एक खास बात यह है दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी लोकप्रियता में काफी तेजी आई है। बिहार में तेजस्वी यादव हो, यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, यहाँ अभी हालांकि बंगाल में इंडिया गठबंधन तय नहीं हुआ है, लेकिन जो अंदर खाने की खबरें आ रही है वो यही है कि बंगाल में भी सीट शेयरिंग हो जाएगी, थोड़ा सा लेट ही होगी लेकिन हो जाएगी। खैर वो देखा जाएगा, वो उस पर तब बात करेंगे जब हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हो, या वहां राजस्थान में सचिन पायलट हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, हरियाणा में हुड्डा हो, या इधर राजस्थान में सचिन पायलट हो। इस तरीके के कई नेता, और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई नेता अपना कांग्रेस की प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, नीतियों का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं और यात्रा के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचा ही रहे हैं। खैर, तो क्षेत्रीय स्तर पर जो ये नेता है ये कहीं ना कहीं भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। यहां आप तेजस्वी की भीड़ देख सकते हैं, काफी भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई पड़ी थी, और इस तरीके की भीड़ कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता बढ़ा सकती है। तो आखिरी में यही कहूंगा कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेता किस तरीके से अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं, क्योंकि भीड़ बता रही है,
अलग अलग यात्राओं की ये भीड़ बता रही है कि जनता सुनने के लिए तैयार है नेताओं को। मुद्दों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। जनता अगर ये कह सकते हैं कि तवा जो है, लोहा जो है वो गर्म है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हथौड़ा किस तरीके से मारते हैं या नहीं मार पाते हैं। अगर आप हथौड़ा नहीं मार पाते हैं तो ये आपकी गलती है, लेकिन जनता सुनने को तैयार है। जनता नेताओं को सुनने के लिए तैयार है, अपने मुद्दों को सुनने के लिए तैयार है और शायद चुनने के लिए भी तैयार हो जाए, यदि वो नेता मजबूती से अपनी बात उठा सकता हो, यदि वो नेता मजबूती से अपनी बातों, मजबूती से अच्छे अच्छे वायदे कर सकता हो जो जनता के रोजमर्रा की जुड़ी समस्याओं को हल करने में सफल साबित हो या सिद्ध हो सकें। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन के नेता किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं। धन्यवाद।